तो while referring to cerebral palsy we need to understand कि ये भी एक cerebral condition है जो कि in the earlier part of the life from the birth in till 2 years उस वक्त भी एक्वायर हो सकती है, पेरीनेटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रीनेटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और पोस्टनेटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम जिक्र करेंगे इसकी etiology के बारे में, ये क्यों होता है ऐसे, फिर हम इसका जिक्र करेंगे इसका कि प्रोग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको लेबल कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड कि व्हाट टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इज देयर। सो ये एक नया एजेंडा है हमारे पास जिसको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और चूंकि हमारा डोमेन जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है, तो दीज आर चिल्ड्रन विच कॉमनली कम अक्रॉस टू द क्लिनिक्स, और इनके अंदर भी कम्युनिकेशन के इश्यूज हुआ करते हैं जहाँ पर के इनको और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं। उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन, स्पीच का और लैंग्वेज का है। So that is why we will be discussing cerebral palsy in that perspective. In order to understand cerebral palsy, we need to know कि why does it happen at all, ऐसा होता क्यों है, इसके etiological factors क्या हैं. So let us start with our agenda today. So there we go. Etiology: some degree of motor impairment is present. मोटर इम्पेयरमेंट से क्या मुराद है कि जो मूवमेंट्स है, ख़ास तौर पर लिम्स की मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। सो अगर इसको ग्रॉस लेवल पे देखा जाए, मोटा मोटा इस चीज़ को देखा जाए, तो सेरेब्रल पॉल्सी क्या चीज़ होगी? सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसा ब्रेन डैमेज है जो कि विच वाज एक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर बर्थ और सून आफ्टर बर्थ, जिसके नतीजे में मोटर कंट्रोल जो हैं वो इम्पेयर हो सकते हैं। मोटर कंट्रोल्स ऑफ लिम्स, ख़ास तौर पे आपको पता ना हमारे लिम्स, हमारे वी हैव गॉट 2 हैंड्स, वी हैव गॉट 2 लेग्स, और ये जो हमारे लिम्स की मूवमेंट है और जो बॉडी का बैलेंस है और जो कंट्रोल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होता क्या है, होता ये है कि डेवलपिंग ब्रेन जो है उसको इंसल्ट होती है। इंसल्ट मीन्स एक इट्स ए डैमेज, एक उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिसके नतीजे में ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो मुतासर हो जाती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल सेल्स जो हैं वो निक्रोसिस के ज़रिए डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फंक्शनल नहीं रहते, जिसके नतीजे में ब्रेन अपनी कैपेसिटी जो है वो लूज़ करता चला जाता है एज़ फार एज मूवमेंट इज़ कंसर्न। सो इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और ये नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये वंस इट हैपन्स इट डजंट प्रोग्रेस। जैसे कि आपको याद होगा हमने पार्किंसंस का जिक्र किया था, हमने एएलएस का जिक्र किया था। सो वो ऐसी कंडीशन थी जिसके अंदर एक प्रोग्रेसिव लॉस जो है वो बढ़ता चला जाता है विद टाइम। लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी इज एक्वायर्ड वंस एंड इट स्टेज देयर। ये बस ये होती है और उसके बाद ये प्रोग्रेस नहीं करेगी, वेयर एवर इट इज़, ये वहीं पर डैमेज रहेगा। हाँ, मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं और उनका भी जिक्र हम अपने इस लेक्चर के दौरान करेंगे। So the insult to the brain is believed to occur between the time of conception and age 2 years, at which time a significant amount of motor development has already occurred. आपको पता है ना, जब कभी भी हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर उस डेवलपमेंट के दौरान आइदर बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और सून आफ्टर बर्थ, यानी कि तकरीबन 2 साल की उम्र तक ये सारे के सारे डैमेजेस हो सकते हैं, जिसके नतीजे में एक मोटर इनकैपेसिटी, मोटर कंट्रोल का इशू, मोटर डेवलपमेंट का इशू जो है इन बच्चों के अंदर हमें नज़र आएगा। ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है ये परमानेंट नेचर का होता है और नॉन प्रोग्रेसिव होता है, यानी इफ इट हैपन्स इट हैपन्स, प्रोग्रेस मजीद नहीं करेगा, वहीं पे स्टे करेगा, लेकिन वंस एक्वायर्ड इट कैन नॉट बी अनडन। अब इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और इसकी प्रेवलेंस कितनी है? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से मुराद ये कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स जिससे कि पता चलता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम, इसकी लाइकलीहुड जो है वो बढ़ जाती है, और उसके अलावा प्रिवेलेंस का मतलब है कि कितनी मिकदार में, कितनी अमाउंट में हमें ये बच्चे जो हैं वो नज़र आते हैं जनरल पॉपुलेशन। तो एज यू बी नोइंग कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्री नेटल पीरियड है, इट ऑलवेज डिमांड हाई amount of high amount of care and care and केयर चाहिए उसके लिए, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ्टी चाहिए अपने लिए। लेकिन इफ़ इट इज़ कंप्रोमाइज्ड, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, यानी कि आपकी हेल्थ कंडीशन कंप्रोमाइज़ हो जाए, आपको कोई एक्सीडेंट्स हो जाए प्री नेटल पीरियड में मदर को, तो उसके नतीजे में ये चीज़, इसके ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सोशो इकनॉमिक स्टेटस,
हम हमेशा ज़िक्र करते हैं हाइजीन का, हम हमेशा ज़िक्र करते हैं आपके फूड इनटेक का। सो अगर फूड इनटेक अच्छा नहीं होगा, और ज़ाहिर है उसका ताल्लुक फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स मीट नहीं हो रहे वाइल समबडी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसके लाइक्लीहुड बढ़ जाएंगे सेरेब्रल पॉल्सी के। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वायरमेंट मीन्स कि कोई हम तंग घरों में जब रहते हैं तो हमें कुछ चोटें छोटें लगती रहती हैं, कोई आप किसी अनइवन जगह पे रहते हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यू कैन आप गिर सकते हैं, आपको ठुड्डा लग सकता है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं। सो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको केयर चाहिए थी ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड और पैदाइश के फ़ौरन बाद जो पीडियाट्रिक केयर चाहिए बच्चों को, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो किसी भी सूरत में तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आम तौर पे देखने में आता है कि चिल्ड्रन आर मोस्टली बॉर्न इन हाउसेस दीज डेज। हमारे यहाँ अभी भी अस्पताल जाने की इतनी बड़ी रवायत नहीं बनी। अब अस्पताल के अंदर क्या होता है कि ऑब्स की बहुत अच्छी केयर होती है और पीडियाट्रिक केयर बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन न्यू बॉर्न इज़ व्हेन द बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न टेक प्लेस, तो उस वक़्त उसको एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर उस वक़्त कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए पीडियाट्रिक केयर के अंदर, तो लाइक्लीहुड जो है वो बढ़ जाती है। ये फैक्टर्स जो हैं ऐसे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं लाइक्लीहुड ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी की अकरेंस को। सो बिल्कुल इसी तरीके से प्रिवेलेंस की अगर बात की जाए तो 0.6 to 7 केसेस, 0.6 से लेकर 7 केसेस आउट ऑफ 1000। सो ये अब आप परसेंटेज देख लीजिए कि इट्स अ हाई परसेंटेज कि 1000 में से तकरीबन 7 लोगों को, 0.6 से लेकर 0.7 तक ये वेरी करती है फिगर, ये लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं, यानी कि जब कभी भी लाइव बर्थ्स होती हैं तो उसके अंदर लाइक्लीहुड होता है ये कि आइदर ड्यू टू द हेल्थ ऑफ द मदर और द कंडीशन वेयर द चाइल्ड इज़ बॉर्न और द केयर दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द न्यू बॉर्न, इसके अंदर अगर कंप्रोमाइज़ होंगे तो एट टाइम्स दिस मे हैपन। एनॉक्सिया, अगर आपको याद हो, वी टॉक्ड अबाउट एनॉक्सिया वंस, और एनॉक्सिया वाज लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड द चाइल्ड डजंट क्राई, और जब वो रोता नहीं है तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो उसके ब्रेन में सप्लाई होनी थी ब्लड के ज़रिए, तो वो नहीं हो पाती। नतीजा ये निकलता है कि ब्रेन को एक ऑक्सीजन लॉस का सामना करना पड़ता है, और उसके नतीजे में कुछ आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और ब्रेन डैमेज इज़ परमानेंट, आपको पहले भी बताया था। तो ये जो डैमेज है अनफॉर्चुनेटली फिर ये सेरेब्रल पॉल्सी की सूरत में आपको नज़र आता है। सो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑप्स की क्या सिचुएशन है, हमारे पास पीडियाट्रिक केयर क्या है, हमारा कितना, हमारे मुल्क का कितना हिस्सा जो है वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सो एट टाइम्स हमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को सामने रखते हुए, जिस इन्वायरमेंट में आप सामने रहते हैं, तो हमारी जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ भी सकती है। कुछ इलाकों में इसकी प्रिवेलेंस ज़्यादा है, कुछ इलाकों में प्रिवेलेंस कम है। सो अगेन ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने होने चाहिए बिफोर व्हाइल यू आर एवेलुएटिंग द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर सेरेब्रल पॉल्सी। अगेन वही बातें, प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल तारीफ सारे वही फैक्टर्स हैं, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड सून आफ्टर बर्थ। सो सून आफ्टर बर्थ से मुराद ये तकरीबन 2 साल की उम्र तक। तो तकरीबन 2 साल की उम्र तक बच्चे की मोटर डेवलपमेंट्स अभी इतनी अच्छी नहीं होती। सो बाज़ औक़ात ये चीज़ ओवरलुक हो जाती है और हम कंफर्म नहीं कर पाते कि इस बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है या नहीं। सो वंस द चाइल्ड एग्जिबिट्स मोटर कंट्रोल, सो उस वक्त हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर कोई लिम्स का इशू है कि नहीं, कोई मोटर कंट्रोल इश्यूज हैं या नहीं है। प्री नेटल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बच्चे के अंदर अमूमन जो है जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन रिप्रेजेंट हो सकती है। मदर को अगर सीरियस मेंटल रिटार्डेशन या प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस हो तो उसमें इसका लाइक्लीहुड बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि ब्लड के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी है बच्चे के, तो अगेन सेरेब्रल पॉल्सी कैन बी अ रीज़न। बाज़ औक़ात प्लेसेंटा जो है वो रप्चर हो जाती है जिससे बच्चा जो है वो फीड ले रहा होता है, उसके रप्चर होने की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है और बच्चा जो है वो अपनी
कंट्रोल्स को ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं कर पाता, या एक्सपोजर हो जाए बच्चे की माँ का ड्रग्स के साथ या अल्कोहल के साथ, तो दीज थिंग्स कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीब्यूट एज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि रुबेला हो जाना, ये जो बाहर के फैक्टर्स हैं, यानी इन्वायरमेंट से आपने क्या ले लिया। फॉर एग्जांपल हर्पीज़ के बारे में आपने सुना होगा, साइटोमेगालोवायरस है, रुबेला है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पर प्रीनेटल टाइम के ऊपर बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। अब ज़रा आप इन तमाम चीज़ों को गौर से देखें तो ये सारे के सारे प्रीनेटल एलिमेंट्स हैं। सो जेनेटिक्स हो जाए, या मदर का एक्सपोजर, या प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, या मदर जो है वो रुबेला कैच कर ले, या हर्पीज़ ज़ोस्टर जो है उसका इशू हो जाए, तो इन तमाम केसेस के अंदर लाइकलीहुड होगा कि आपका बच्चा जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी डायग्नोसिस की तरफ चला जाए। पेरीनेटल वाइल एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब एस्फेक्सिया, अगेन आपको हमने बताया कि एस्फेक्सिया इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। दिस वाज वन कंडीशन। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, बाज़ औक़ात अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेक के गिर्द जो है वो लिपट जाती है, और उसकी वजह से बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है। ब्रीच डिलीवरी, बच्चे बाज़ औक़ात उल्टा पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में जो ड्यूरेशन है डिलीवरी की वो बढ़ जाती है, और इस दौरान बच्चा जो है वो एस्फेक्सिया का शिकार हो सकता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। बाज़ औक़ात चिल्ड्रन आर बॉर्न प्री मेच्योर। सो प्री मेच्योरिटी का ताल्लुक जो है, जहाँ पर टाइम के साथ देखा जाता है, वहाँ पर उसका वेट के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चिल्ड्रन बॉर्न विद द वेरी लो वेट्स, उनके अंदर जहाँ पर आपको और बहुत सारी कंडीशंस नज़र आएंगी, उनमें से एक कंडीशन ये होगी कि उसके मोटर कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। सो दिस बिकम्स अ पेरीनेटल काइंड ऑफ अ कंडीशन। और प्रेगनेंसीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल बर्थ, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा पैदाइशें होती हैं बच्चों की, और इसके नतीजे में भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाए, उसके मोटर कंट्रोल्स उस तरीके से एग्जिबिट ना हो जैसे कि यूजुअली हुआ करते हैं। पोस्ट नेटल में आ जाए। पोस्ट नेटल यानी कि पैदाइश के बाद कौन सी कंडीशन है? हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी। अगेन ये वही कंडीशन है जिनका हमने पहले जिक्र किया था, और इसके अंदर होता ये है कि हाइपोक्सिया का बच्चा शिकार हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है ड्यू टू सम एंसेफेलोपैथी। जो आपका जो आपका सेफेलस है, यानी कि जो आपका ब्रेन है, उसके अंदर कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई जो है मुतासर हो रही है। अगेन दिस विल रिजल्ट इन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द ब्लड, और उसके नतीजे के अंदर होगा ये कि बच्चा जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी की तरफ जा सकता है। मिकोनियम एस्पिरेशन, द लिक्विड दैट द चाइल्ड लिव्स इन, बाज़ औक़ात वो उसको एस्पायर कर लेता है, उसको इंजेस्ट कर लेता है, और नतीजे में कंडीशन ऐसी अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा हाइपोटोनिया, टोन का कम होना, बच्चे की अगर बॉडी की टोन जो है वो वीक है, या मूवमेंट उसकी कम है और सीयर्स हैं उसके साथ, तो ये भी कुछ पोस्ट नेटल फैक्टर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करेंगे कंडीशन को सेरेब्रल पॉल्सी की तरफ। इन्फेक्शन सच एज एंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सून आफ्टर बर्थ ये चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे को इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन हो सकती है, मेनिंजिस की इन्फेक्शन हो सकती है, एंड फाइनली टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, बच्चे को हेड के ऊपर कोई इंसल्ट हो जाना, उसके बच्चे का सर के बल गिर जाना, या सर पे चोट लग जाना किसी किस्म की, ये कुछ पोस्ट नेटल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी वाली कंडीशन की तरफ ले जाते हैं, और उसके मोटर कंट्रोल जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। Now this is a figure, एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जो कि जिसमें कि एक साइड पे आपको दिस इज द फ्रंट ऑफ द हेड एंड बैक ऑफ द हेड। अब इसके अंदर ये कुछ ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस आर एरिया ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मींस दीज आर डेड एक्चुअली। ये जो ब्रेन के जो सेल्स हैं दीज आर डेड फॉर सम रीज़न। अब डेड क्यों हुए? क्योंकि ये देखो एक ब्लड सप्लाई आ रही थी और ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं पहुँची, एज अ रिज़ल्ट एक जगह से आपको वो नेक्रोस्ड ब्रेन जो है वो नज़र आ रहा है। अब अगर ब्रेन के ये सेगमेंट्स जो हैं वो मुतासर हो जाएं, राइट और लेफ्ट साइड आपको नज़र आ रही है, तो उसके नतीजे में दिस इज़ पॉसिबल कि बच्चे को प्रॉब्लम होंगे लिम्स के, यानी कि लिम्ब कंट्रोल या मोटर मूवमेंट्स उसकी अफेक्ट हो सकती हैं। तो आप ज़रा गौर से देखिए कि ब्लड सप्लाई का डैमेज होना, अब चाहे वो एम्बिलिकल कॉर्ड थी उसके गिर्द, उसकी नेक के गिर्द,
या मदर का एक्सपोजर था या शी वाज टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, नतीजे के तौर पर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान जो उसके प्री नेटल फैक्टर्स थे उसके दौरान ये सारा कुछ हो सकता था। एंड सेम इज़ द केस अगर हेड इंजरी हो जाए और हेड इंजरी सून आफ्टर बर्थ हो जाए, उसके नतीजे में इस किस्म की कंडीशन अराइज हो सकती है और ब्रेन का एक सेल जो एक साइड एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो मुतासर हो सकता है और निक्रोज हो सकता है। ठीक है। Now let us talk about how to classify cerebral palsy. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है cerebral palsy का, ये आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी गई है। So अगर आप इसमें गौर से इस डायग्राम को देखें तो you will see कि while in this diagram you can see कि सिर्फ एक लेग जो है वो मुतासर है, यानी कि बाकी सब कुछ ठीक है। दिस लेग की मूवमेंट कंट्रोल जो है, इसकी जो मोटर कंट्रोल है वो मुतासर है। यहाँ पर देखें तो एक हाथ और एक बाजू, अब इन दोनों को उसका जो है वो कंट्रोल, मोटर कंट्रोल सही नहीं है। अब इसके अंदर देखें तो तकरीबन सारी बॉडी एक्सेप्ट फॉर द हेड वो कंट्रोल कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। ज़रा आप ज़रा इन तमाम चीज़ों को देखिए, इसमें देखें कंप्लीट बॉडी जो है उसकी, इसमें सिर्फ इसकी टांगें जो हैं, लोअर एंड्स जो हैं वो उसके मुतासिर हैं। सो सेरेब्रल पॉल्सी डिपेंड करेगा कि ब्रेन की कौन सी साइड जो है वो इन्वॉल्व है, उसके नतीजे के अंदर आपको कि किसी एक दफ़ा यूनिलेटरल साइड पे भी हो सकता है, बाईलेटरल साइड के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लोअर अपर लिम्स भी हो सकते हैं, आपको पैरेसिस भी हो सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरेसिस से मुराद है जनरल वीकनेस और पैरालिसिस से मुराद है कि कंप्लीट लॉस जो है वो भी उसका हो सकता है। सो ये मुख्तलिफ जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं जिसकी मदद से हम क्लासीफाई कर सकते हैं सेरेब्रल पॉल्सी को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली। सो अब चूंकि इसके अंदर सिर्फ एक लेग इन्वॉल्व है तो इस केस को हम कहते हैं कि दिस इज मोनोप्लीजिया। ठीक है। सो इसके अंदर प्लीजिया ऑफ वन लिम्ब है। ठीक है। प्लीजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन limb. So this is a rare condition, usually occurs after meningitis. Post patient diagnosis with monoplegia actually have hemiplegia. और अमूमन ये होता ये है कि इस खाली लेग इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि इसके साथ ये बाजू भी इन्वॉल्व हो जाता है और इसको हम हेमीप्लीजिया भी लेते हैं। नज़र तो ये आ रहा है कि सिर्फ इसके अंदर एक लेग मुतासर हुई है, लेकिन लेग के साथ साथ एक लिम्ब भी आपका मुतासर होता है उसी रिस्पेक्टिव साइड का। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये हेमीप्लीजिया बन जाता है। हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। हाफ साइड, अगर इसको हम सेंटर मान लें तो ये सेंट्रल लाइन जो है वो यहाँ तक आती है, यानी कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो ये दोनों लिम्स जो हैं इसके मुतासर हो सकते हैं और इसको हम कहेंगे मोनोप्लेजिया। जैसे कि नाम से जाहिर है, वन लिम्ब इज अफेक्टेड, मोनोप्लेजिया। डाईप्लीजिया, अब डाईप्लीजिया के अंदर देखिए कि डाईप्लीजिया के अंदर ये बहुत कॉमन है सेरेब्रल पॉल्सी की कंडीशन। प्री मेच्योर इन्फेंट्स जो कि लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, हालांकि उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकती है, लेकिन दीज चिल्ड्रन eventually although walking is delayed usually until around the age of 4, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है वो उस चीज़ को ओवरकम कर भी सकते हैं अराउंड द एज ऑफ 4 ईयर। लेकिन फिर वही बात कि डाईप्लीजिया अगर आप क्लासिफिकेशन का जिक्र किया जाए तो दोनों इसके ऊपर वाले लिम्स और नीचे वाले लिम्स, इसको डाईप्लीजिया भी कहते हैं, उसको क्वाड्रीप्लीजिया भी कहते हैं। क्वाड्री स्टैंड्स फॉर 4। अब इसके आप अंदर देखें तो उसके 4 के 4 लिम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि डाईप्लीजिया, और ये बहुत कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे के सारे लिम्स जो हैं वो उसके मोटर कंट्रोल से मोटर कंट्रोल उसका उसमें ख़राब है। सो ऑल आई मीन टू अंडरस्टैंड, ऑल आई मीन टू टेल यू इज़ कि द ब्रेन इटसेल्फ ड्यू टू डैमेज ऑफ ड्यू टू डैमेज, ब्रेन जो है वो अपने मोटर कंट्रोल्स को लूज कर देता है और मोटर कंट्रोल्स प्रेजेंट करते हैं अपने आप को लिम्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपका एक लिम काम करता है, 2 लिम काम करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, और एट टाइम्स जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इस केस के अंदर चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं। ऊपर वाले दोनों हाथ और दोनों टांगे जो हैं वो उस बच्चे की जो है वो अफेक्टेड हैं, लिहाजा डेफिनेटली इसको प्रॉब्लम आएगी मूवमेंट के दौरान, और ये बच्चा जो है हमें डायप्लीजिया के केस में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगेन हेमीप्लीजिया आपको पहले भी बताया था, हेमीप्लीजिया इज हाफ साइड ऑफ द बॉडी, हाफ साइड ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर होता क्या है कि टिपिकली हैव सेंसरी चेंजेस, सेंसेशंस भी इसकी ख़राब होती हैं। सेंसेशन से मुराद ये कि जो ये ब्लू साइड आपको नज़र आ रही है इसके अंदर सेंसेशंस का कुछ और होंगी, राइट साइड पे सेंसेशंस कुछ और होंगी। मोटर कंट्रोल तो डेफिनेटली अफेक्टेड है ही सही, उसके अलावा सेंसरी इश्यूज भी इसके साथ हो सकते हैं। और ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपने देखा होगा शायद इनके बच्चों की जो लेंथ है, इनके जो लिम्स की लेंथ है दाएं और बाएं की, उसमें भी फ़र्क हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन लेग इज स्लाइटली बिगर देन द अदर।
सो ये पॉसिबल है कि एक शख्स जो है, एक बच्चा जो है वो हेमीप्लीजिया के शिकार हो, और हेमीप्लीजिया मीन्स वन हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। क्वाड्रिप्लीजिया आ गया। क्वाड्रिप्लीजिया के जैसे आपको पहले बताया था, क्वाड्रिप्लीजिया के अंदर चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं। अब चारों लिम्स इन्वॉल्व होने से होता क्या है कि इस बच्चे को न सिर्फ ये कि मोटर इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर कॉग्निटिव डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, हेड एंड नेक कंट्रोल भी इसका मुतासर हो सकता है, और इसी वजह से इसकी कम्युनिकेशन, इसकी सॉल्विंग, इसकी एजुकेशन, इसकी प्लेसमेंट, इसकी सिटिंग, ये सारी चीज़ें मुतासर हो जाती हैं। और उसके लिए फिर आपको एक स्पेशल किस्म का सीटिंग अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो एक्चुअली यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ योर लेग्स एंड यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ योर आर्म्स, जिससे बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन इफ़ नन ऑफ दीज सपोर्ट्स आर अवेलेबल टू यू, तो उसके नतीजे में आपके लिए एक नॉर्मल चेयर पर बैठना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें आपके लिए एक स्पेशल चेयर डिज़ाइन करनी पड़ती है, एक कॉर्नर चेयर डिज़ाइन की जाती है, जिसके ज़रिए आपको बेल्ट बांध के चेयर के साथ जो है वो टाइटली बंद कर दिया जाता है, ताकि आप एक स्टेबल पोजीशन में आप मेंटेन रहें। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आइज़ तो काम कर रही थी ना। अब जब आप सीधे अपराइट पोजीशन में बैठते हैं तो आपका जो सामने का व्यू है वो बढ़ जाता है और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो इट इज़ वाइटल कि हम आपको सीधा बिठाएं। तो अदरवाइज़ तो आपको फ्लैट लेटना पड़ेगा, और फ्लैट जब इंसान लेटता है तो उसको ऊपर इतने लर्निंग, छत पे तो इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, जब आप अपराइट पोजीशन में बैठे हैं तो कमरे के अंदर हैपनिंग्स जो हो रही हैं, जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, जो मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं लोगों की, जो और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसकी वजह से आपकी लर्निंग जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जी कि देयर इज़ अ टोटल बॉडी लॉस। अब आप ऐसी कंडीशन में चले गए कि अब आप अपनी गर्दन को भी नहीं मैनेज कर पा रहे। अब पिछले केस के क्वाड्रिप्लीजिया के अंदर आपने देखा कि नेक कंट्रोल तो था उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि नेक कंट्रोल भी नहीं है। अब क्या करें? अब जहाँ पर हमने आपको फिजिकली बिठाने के लिए बेल्ट्स लगानी है, तो परहैप्स हमें आपकी गर्दन को भी स्टेबल करने के लिए वी नीड टू गिव यू सर्टेन सपोर्ट, ताकि आप किसी चीज़ को देख सकें, आप आई गेज डेवलप कर सकें, ताकि आपकी विजन जो है वो आपकी लर्निंग का बायस बन सके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ये कि जब इतने ज़्यादा सेंसरी डेफिसिट्स भी होना शुरू हो जाएंगे आपको, तो उसके नतीजे में आपको कॉग्निशन जो है वो आपकी सर्टेनली मुतासर होगी। कॉग्निशन जो थी, जो वो तो डिपेंड कर रही थी आपके सेंसेस के ऊपर, लेकिन इस केस के अंदर सेंसरी डेफिसिट्स भी हो गए, आपको मोटर डेफिसिट भी हो गए, और कंप्लीट बॉडी के हैं, तो उसके नतीजे में आपकी कॉग्निशन सर्टेनली मुतासर होगी, और आपकी लर्निंग कैपेसिटीज़ जो है वो एट क्वेश्चन आ जाएंगी। फुल टाइम असिस्टेंट फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अब हमें उसके लिए असिस्टेंस चाहिए, और इस असिस्टेंस को कहा जाता है परवेसिव काइंड ऑफ असिस्टेंट। हमें असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंस यानी कि थ्रू आउट द डे आपको डेली लिविंग के लिए इस बच्चे के लिए सपोर्ट चाहिए होगी। जस्ट इमेजिन एक बच्चा, जैसे कि हम पोलियो का जिक्र करते हैं, आप पोलियो इज़ नॉट सेरेब्रल पॉल्सी, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, अगर आपने लोगों को देखा होगा चलते हुए जिनकी कि एक टांग जो थी वो कंपैरेटिवली इज़ वीकर, और वो उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको पता है कि अदरवाइज बाकी बॉडी तो उसकी ठीक थी, लिहाजा वो चल भी लेते हैं, वो बैठ भी लेते हैं, दे कैन मेक यूज़ ऑफ अ स्टेक, और उनको ख़ास हमें मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती सीटिंग के लिए। लेकिन जो ये वाला बच्चा है हमारा, इस केस में हमें आप देख सकते हैं कि उसके चूँकि तमाम के तमाम लिम्स भी इन्वॉल्व हैं, और उसका जो उसकी नेक भी इन्वॉल्व है, तो इसके लिए आपको एक परवेसिव किस्म की सपोर्ट जो है वो दरकार है। स्पेशलाइज सीटिंग सिस्टम भी होनी चाहिए, ड्रूलिंग, डिसआर्थरी एंड डिस्पेजिया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसके साथ चलेंगी। सो ड्रूलिंग इज मुंह से जब तू राल निकलती है उसको ड्रूलिंग कहते हैं। डिसआर्थरिया इज मोटर प्लानिंग, यानी कि जब वो बोलने की कोशिश करेगा तो मोटर मूवमेंट्स को प्लान ही नहीं कर पाएगा, अपनी ज़बान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से अपने लिम्स को नहीं इफेक्ट कर कंट्रोल कर सकता था, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी टंग मूवमेंट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द चाइल्ड विल सर्टेनली हैव स्वॉल्विंग इश्यूज। डिस्फेजिया भी हो सकता है उसको। तो डिस्फेजिया इज स्वॉल्विंग। तो कहाँ पर स्वॉल्विंग जो थी वो एक रिफ्लेक्स की सूरत में अवेलेबल है हमारे पास, सबके पास, लेकिन हमारा ये बच्चा जो है वो उसका वो रिफ्लेक्स कंट्रोल भी नहीं है, यानी कि उसके लिए स्वॉलो करना भी चीज़ों को डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, बिकॉज उसके अंदर भी तो मोटर इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज उसके अंदर भी तो सेंसरी एबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सो ये सारी की सारी कंडीशन आपको बड़ी ऑब्वियसली मॉनिटर करने की एक अवेलेबिलिटी हो जाती है इन केस ऑफ अ टोटल बॉडी
इज इन्वॉल्वमेंट। सो टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट के अंदर न सिर्फ ये कि आपकी स्पीच गई, आपका डिसार्थ्रिया भी हो गया, आपको ड्रूलिंग भी है और डिस्फेजिया भी। अब ये ड्रूलिंग जो है वो बजाते खुद सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू कैन नॉट स्वॉलो योर स्लाइवा, लिहाजा स्लाइवा एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, आपका माउथ जो है वो हैंगिंग है और वो बिल्कुल पैसिव माउथ है आपका, और उसके अंदर से मुंह खुला हुआ है आपका। तो जब खुला हुआ मुंह होगा तो सर्टेनली, और हैंगिंग डाउन होगा तो मुंह से ड्रूल तो आप कर सकते हैं और ड्रूलिंग आपकी होती रहेगी। सो स्लाइवा प्रोडक्शन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हो कि स्लाइवा प्रोड्यूस होने का के बाद का जो मैकेनिज्म था जिसको उसको कंट्रोल करना था और उसको स्वॉलो करना था, वो एबिलिटी इनमें नहीं है, लिहाजा ड्रूलिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आपको नजर आएगी इन सच केसेस। Then let's talk about another classification. This is called paraplegia. पैराप्लीजिया में आप देख रहे हैं कि ये एक कंडीशन है जिसके अंदर लोअर हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो मुतासर है, लोअर लिम्स जो है वो ज़्यादा मुतासर है एज़ कम्पेयर टू। इसको पैराप्लीजिया भी कहा जाता है, इसको पैराप्लीजिया भी कह रहे हैं, इसको डाइप्लीजिया भी कह सकते हैं, बिकॉज दो आपके पास लिम्स जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि पैरा पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो है वो अफेक्ट है, इसलिए हम इसको पैराप्लीजिया के तौर पर पहचानते हैं। बहरहाल ये एक रेयर कंडीशन है। ट्राइप्लीजिया भी हो सकता है, ट्राइप्लीजिया के अंदर के दो लिम्स नीचे वाले इन्वॉल्व हैं, एक बाजू भी इन्वॉल्व हो गया, ट्राइप्लीजिया हो गया। सो रिमेंबर, जितने लिम्स इन्वॉल्व हों उसी सूरत के अंदर हम इन की क्लासिफिकेशन करती हैं। जो मोनोप्लीजिया एक अलहदा चीज़ थी, डाइप्लीजिया, क्वाड्रीप्लीजिया, टोटल प्लीजिया, और उसके अलावा अभी हमने देखा कि ये पैराप्लीजिया, ये सारी की सारी वो क्लासिफिकेशंस हैं जो कि एक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती हैं। So now let's talk about physiological classification. ऐसी क्लासिफिकेशन जिनका ताल्लुक कंट्रोल के साथ है। रिमेंबर, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ रहे बल्कि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लेग्स का क्या काम था, लेग्स की फिजियोलॉजी क्या आती है, लेग्स के मसल्स की फिजियोलॉजी क्या है, हाथों के मसल्स की फिजियोलॉजी क्या है। तो जब ये सारे की सारी चीज़ें इन्वॉल्व बैक वक्त हो जाएं तो हमें इसकी क्लासिफिकेशन के लिए एक और तरीकाकार अडॉप्ट हमने किया जिसको कि हमने फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी। तो ये फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको इस वक्त इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें देखें कि बाज़ात ये बाज़ात सेरेब्रल पॉल्सी स्पास्टिक होता है और बाज़ात सेरेब्रल पॉल्सी डिस्काइनेटिक होता है, बाज़ात एटैक्सिक होता है। अब इनको तीनों को समझिए। नंबर 1, स्पेस्टिक, द ब्रेन इज लाइक अ प्लास्टिक। Dyskinetic, there is a disorder of movement. Ataxia, there is a problem of walking, there is a problem, gait का प्रॉब्लम है, चलने फिरने का प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर एटैक्सिया के अंदर देखें तो ये नज़र आ रहा है आपको सेरिबेलम इन्वॉल्व है। तो सेरिबेलम जब भी इन्वॉल्व होगा सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर तो आपको उसके अंदर एटैक्सिक मूवमेंट्स नज़र आएंगी। एटैक्सिया अगर होगा तो एटैक्सिक मूवमेंट्स होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हेमीप्लीजिया है तो हेमीप्लीजिया, ये देखें हेमीप्लीजिया है, हेमीप्लीजिया को हम स्पेस्टिक में लेते हैं और इसके नतीजे के अंदर इसकी वन साइड जो है वो अफेक्टेड है, हेमीप्लीजिया, वन साइड इज अफेक्टेड। अब यहाँ पर देखें लेग्स भी इन्वॉल्व हैं और बाजू भी इन्वॉल्व हैं, इसको हम कहते हैं डाइप्लीजिया, और ये भी स्पेस्टिक टाइप है, इसमें अकड़ाव ज़रा ज़्यादा है। अब इस बच्चे का अकड़ाव चेक करें, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अकड़ाव है और ये क्वाड्रीप्लीजिया है। क्वाड्रीप्लीजिया से मुराद ये कि चारों लिम्स 1 2 3 4 ऑल 4 लिम्स आर इन्वॉल्व। सो सेरेब्रल पॉल्सी की दो मेजर टाइप्स क्या हैं, आइदर दे आर स्पेस्टिक और दे आर डिस्काइनेटिक और दे आर अटैक्सिक। अब आप यूं समझे कि पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से कर रहे थे, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। अब फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन के अंदर बाज़-औक़ात हमारे मसल्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं स्पेस्टिक तरीके से, बाज़-औक़ात हमारे मसल्स काम करते हैं डिस्काइनेटिक तरीके से, बाज़-औक़ात हमारे मसल्स काम करते हैं एटैक्सिया के ज़रिए। सो एटैक्सिया को तो बिल्कुल अलहदा कर दें, इसको तो कहा जाता है गेट प्रॉब्लम, चलने का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है, इसको चलने के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, गेट प्रॉब्लम है। देखें इसने पूरा कदम जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं रखा हुआ, इस ये पंजों के बल जो है वो चल रहा है, दिस इज़ एटैक्सिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जब हेमीप्लीजिया और स्पेस्टिक का जिक्र किया हमने तो ये इसका देखें ज़्यादातर पार्ट जो है जिसके ऊपर वो स्टेबल खड़ा हुआ है, इसको चलने का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसकी एक टांग के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अटैक्सिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पैज्म आ गया बच्चे का कि उसकी टांगें क्रॉस होना शुरू हो गई, यानी कि इतना अकड़ाव है जिस्म के अंदर
जिस्म इतना अकड़ा हुआ है कि वो जब चलने की कोशिश करता है उसकी टांगें क्रॉस हो जाती हैं, नो दीज आर क्रॉस लेग्स। ये जब भी चलना जाएगा उसकी टांगें आपस में क्रॉस कर जाएंगी, सर्टेनली ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, ये वॉक नहीं कर सकेगा। तो स्पेस्टिक के अंदर आप देख रहे हैं, स्पेस्टिक के अंदर हमने यूं नोट किया कि स्पेस्टिक के अंदर जिस्म का अकड़ाव है। डिसकाइनेटिक इज डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, एटैक्सिया डिसऑर्डर ऑफ बैलेंस एंड वॉक। तो आप ज़रा इनको समझिए, इन तमाम ये फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सेरेब्रल पॉल्सी की। सो इनको हम पिरामिडल भी कहते हैं और इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल डिफेक्ट्स भी कहते हैं। सो दीज आर पिरामिडल डिफेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा पिरामिड। ये देखें, पिरामिड इज अफेक्टेड, ब्रेन के जो पिरामिड्स हैं वो अफेक्टेड है, जबकि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स के अंदर ये वाली कंडीशन आ रही है। और अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा तो इस किस्म की अटैक्सिक मूवमेंट्स जो है वो आपको नजर आएंगी। सो ऑल व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड इज कि सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी कंडीशन थी विच इज एक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, सून आफ्टर द बर्थ और बिफोर बर्थ। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स, जिसके अंदर हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का जिक्र किया, हेल्थ कंडीशन ऑफ द मदर का जिक्र किया, एक्सपोजर का जिक्र किया, एनवायरनमेंट का जिक्र किया, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि सेरेब्रल पॉल्सी के नतीजे में जो कंडीशन होती है कि इंसान का लिम्ब कंट्रोल जो है वो मुतासर हो जाता है। अब लिम्ब कंट्रोल को क्लासिफाई करने के लिए हमने दो तरीके अडॉप्ट किए। एक तो ये देखा कि कितने लिम्ब इन्वॉल्व हैं। एक क्लासिफिकेशन का तरीका ये था, एक लिम्ब था तो मोनोप्लीजिया, दो थे तो डाईप्लीजिया, दोनों पाँव थे तो पैराप्लीजिया, चारों लिम्स इन्वॉल्व थे तो क्वाड्रीप्लीजिया, और बाजुकात फुल बॉडी जो है वो उसकी प्लीजिया हो सकती है कि उसके नेक कंट्रोल भी नहीं है। जो दूसरी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में हम ये देखते हैं कि उसके मसल्स तो हैं लेकिन मसल्स काम कैसे कर रहे हैं। अगर मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हैं और दे आर वेरी टाइट एंड रिजिड, तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि ये इसकी जो स्पेस्टिक टाइप है। स्पेस्टिक टाइप के अंदर स्पैज्म है, बॉडी के अंदर लिम्स के अंदर स्पैज्म है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव है। देखो दोनों सूरतों में आप अपने मसल्स का काम नहीं ले सकते अपने मसल से। अगर आपके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएं तो दे आर स्पैज्मोडिक, वो स्पैज्म में चले गए, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी मूवमेंट को। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मसल्स बिल्कुल ही लूजन अप हो जाएं, जैसे कि डिसकाइनेटिक और ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल के अंदर देख रहे हैं कि जिस्म की टोन ही खत्म हो गई, तो जब टोन खत्म हो जाएगी फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं। अब इस कंडीशन के अंदर देखें तो यहाँ पर टोन बहुत ज्यादा है, स्पैज्म की सूरत में टोन नजर आ रही है। यहाँ पर टोन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है, और जो टोन कम होने की, जैसे लिखा हुआ डिस्टोनिक, इस बच्चे के अंदर टोन की कमी है, यानी कि ये टांग सीधी करने की कोशिश भी करता है लेकिन इसकी टांग जो है वो टोनस नहीं है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लिहाजा इस क्लासिफिकेशन को हमने फिजियोलॉजी की बेसिस पे किया है। एंड आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर इन योर माइंड्स कि ये सीपी की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्स की मदद से भी, और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी की जा सकती है। I'll get back to you in the next class and we'll talk about it again.